हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल बदलाव की कक्षा गांव से ज्ञान तक। आज भौतिक विज्ञान के डे 8 में हम पढ़ेंगे आगे के कॉन्सेप्ट। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फ्लक्स के बारे में। विद्युत क्षेत्र का जो फ्लक्स होता है ना, जो विद्युत रेखाएं होती हैं वो फ्लक्स कैसे बनती हैं, है ना, एंगल वगैरह के बारे में, चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग। गॉस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, एक अपना रूल दिया, एक अपना नियम दिया। उसके अकॉर्डिंग क्या क्या सीखते हैं वो सारी बातें करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम क्या करते थे, पीछे हमने देखा, अभी तो सिलेबस में नहीं है। पहले क्या होता था, एक लाइन वायर होता था ना, एक वायर है, चार्ज वायर है ना। इसमें बहुत सारे आवेश हैं। तो इसकी वजह से क्या निकालना होता था, विद्युत क्षेत्र किसी पॉइंट पे। तो वो जो ट्रेडिशनल मेथड था वो बहुत ही टफ था, बहुत लॉन्ग था। गॉस ने क्या किया, एक तरीका निकाला, है ना। गॉस ने एक तरीका निकाला कि अगर कोई बॉडी है, कोई चार्ज है ना, किसी पे आवेश है, कोई बॉडी अगर उस पर कुछ आवेश है तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जा सकता है ना। तो इसके कुछ अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे और गॉस लॉ होता क्या है वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो आइए ध्यान से समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास गाउस का नियम। गाउस का नियम कहता है कि एक बंद पृष्ठ से होकर कुल फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का कितना गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना। ठीक है, क्या समझिए, कह रहे हैं जैसे ये है, एक बंद पृष्ठ है ना, एक बंद पृष्ठ है। इससे जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जो पास होगा वो कितना टाइम होगा, इसके अंदर जितना भी चार्ज होगा, जितना भी चार्ज होगा, मान लीजिए हमने मान लिया क्यू चार्ज है ना। तो फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इससे पास होने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या हो जाएगा, आवेश की वैल्यू, जो भी आवेश होगा। जैसे यहाँ पे हमने मान लिया ना, गॉस का नियम कहता है कि एक बंद पृष्ठ से होकर कुल फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो अगर एक हमारे पास इस तरह से बंद पृष्ठ है और इसके अंदर क्यू आवेश है, तो इससे पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, है ना। तो आवेश का कितना टाइम्स होता है, कितना गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। तो ये हम वैद्युत फ्लक्स का इस चीज का यूज करके हम विभिन्न आवेश के जो भी मतलब पृष्ठ होते हैं उन पे जो आवेश होता है उसकी वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आइए जरा देखते हैं। अब ये कैसे प्रूव कैसे होता है, कैसे ये वाली चीज आती है वो जरा समझते हैं। अब जरा देखिए, इसके अंदर क्या करते हैं हम, तो इस स्टेटमेंट से हमने क्या करा, किसी भी पृष्ठ से अगर क्यू आवेश है तो इससे पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आवेश का कितना टाइम्स होगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, है ना, कैसे प्रूव कैसे करेंगे इसको, जरा देखते। मान लीजिए हमने एक स्फेयर लेट कर लिया, है ना, हमने क्या लेट कर लिया, एक स्फेयर लेट कर लिया। एक स्फेयर लेट कर लिया, ठीक है, आर रेडियस। इसके अंदर हमने क्या किया, इस तरह से हमने एक छोटा सा पृष्ठ काट दिया। देखिए, वो पॉइंट है, यहाँ पे क्यू आवेश को बिठा दिया। ठीक है, ये रेडियस आर हो गई। अब यहाँ से देखिए, तो आपको पता है, समझिए, ऐसे इमेजिन करिए, एक गोला है, ठीक है, उसके ऊपर एक सर्कल बनाइए और उस सर्कल से उसके केंद्र तक कट लगा दीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक वॉलीबॉल की गेंद है, उसके ऊपर एक सर्कल बनाइए, उस सर्कल को पकड़िए और केंद्र से मिला दीजिए, तो आपको क्या बनेगा, कोनिकल शेप बनेगा, एक कोनिकल शेप बनेगा, ऊपर ऐसे सर्कल। ठीक है, और उस सर्कल को आप उसके केंद्र से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक आपका शंकु जैसा, शंकु आकार जैसा बन जाएगा। अब इसका मान लीजिए इसकी त्रिज्या आर है, अब इसके केंद्र पे आपने आवेश क्यू को रख दिया, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये सब कुछ आर होगा क्योंकि आपको पता है ये सारे डिस्टेंस, है ना, केंद्र से लेके उसके जो परिधि होती है वहां तक की जो भी दूरी होती है सब किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर। अब जरा समझिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम गणना करेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया P, ठीक है। अच्छा, अब एक गोला है, अगर उस पे हमने कोई एरिया लिया है, कोई क्षेत्रफल लिया है, तो कोई क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, क्षेत्रफल के लंबवत होती है। तो अगर ये गोला है उस पे हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया तो क्षेत्रफल उसका क्या होगा, उसके लंबवत।
तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये छोटा सा पार्ट हमने मान लिया, ये छोटा सा पार्ट हमारा ds है, ठीक है। तो इसकी दिशा अगर वेक्टर के फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये भी किस दिशा में आ जाएगी, ये आ जाएगा ds वेक्टर, ये आ जाएगा ds वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब देखिए जरा, अब आपको पता है, क्योंकि हमें पता है क्या चीज, ड्यू टू, अच्छा, क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, किसी आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू हमारी हमने पढ़ी थी, कितना था, Q इज इक्वल टू कितना था, K इज इक्वल टू K Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाली चीज हमने पढ़ रखी है। अब जरा समझिए, अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फ्लक्स की वैल्यू, है ना, फाई का फार्मूला कैसे, वैद्युत फ्लक्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो इससे पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स है ना, एक छोटा एरिया, छोटे क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर, ठीक है, एक छोटा क्षेत्रफल है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा छोटा क्षेत्रफल, है ना, तो ई डॉट ds, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई डॉट ds। तो इस पूरे से हमने ये निकाला है, एक छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स। अगर हम पूरे एरिया की बात करें, तो कैसे निकालेंगे पूरे एरिया के लिए, तो क्या कर देंगे इसका समाकलन, है ना, पूरे एरिया के लिए आपने समाकलन पढ़ रखा होगा। अब जरा ध्यान से समझिए, तो अगर पूरे क्षेत्रफल की वजह से अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, ये इस छोटे वाले फ्लक्स का क्या हो जाएगा, समाकलन डी फाई। अब इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, है ना। अब ध्यान से देखिए, ई और ds के बीच का एंगल देखिए, इन दोनों के बीच अगर आप एंगल देखेंगे कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक गोला एज्यूम करा है ना, गोला एज्यूम करा है, तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, किसी आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर की तरफ, तो दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन सेम, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये ई ds, यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो गया ई ds, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा ds, ठीक है। अब ई की वैल्यू रख दीजिए, ई की वैल्यू कितनी हमने निकाल रखी है, कितनी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ds की जरा बात करते हैं, है ना, ये हो जाएगा ds, तो ds कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब ds की जगह जरा ध्यान से देखिए, ds की जगह कितना हो जाएगा, ds का एक छोटा सा क्षेत्रफल है, जैसे मैंने कहा कि आपने एक वॉलीबॉल की गेंद ले ली, उसका एक छोटा सा क्षेत्रफल आपने ds ले लिया, तो पूरे का कितना होगा, पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, पूरा उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी गोले की त्रिज्या r है तो उसका पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ds की जगह इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 4 पाई आर स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, फाई ई, और ये किसकी वैल्यू है, फाई की वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करना है इसके आगे कि ये कितना होगा। अब जरा देखिए अगले पेज पे देखते हैं, तो अब वहां से देखिए फाई ई बराबर आपका कितना आ चुका है, फाई ई बराबर हो चुका है हमारा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू रख दीजिए, क्या होता है बच्चों, आपको पता 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, कट पिट में चाहिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, कितना हो गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, क्षेत्रफल से पास होने वाला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक चीज मैंने शायद गलत यहाँ पे लिख दी, स्टेटमेंट गलत लिख दिया कि परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डेरिवेशन से हमने देखा कि ये वैल्यू कितनी आ गई है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, जितना भी आवेश होगा उसका कितना गुना होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो, एक बार ये देख लीजिए, नोट करिए आराम से।
समाकलन अवकलन सबको पता होगा, मैथ्स वाले भी, और जो बायो वाले बच्चे हैं, है ना, बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, वो भी क्लास 11th में बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा। बट फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, है ना, बेसिक समाकलन अवकलन के लिए। अब जरा देखते हैं गॉस लॉ के अनुप्रयोग। अब एक एक करके समझिए। अब जो इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर से पूछा जाता है, जो डेरिवेशंस पूछा जाता है, वो यही है, गॉस लॉ और उसके अनुप्रयोग के बारे में, है ना। जो पीछे वाली चीजें हैं वहां से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन या कभी कभी आ भी जाता है, बट जो ज्यादा चांसेज होते हैं यहाँ से डेरिवेशंस आने के, वो इसके एप्लीकेशंस होते हैं, इसके अनुप्रयोग से होते हैं, गॉस लॉ का जो अनुप्रयोग है उसकी वजह से, ठीक है। अब जरा देखते हैं, कह रहा है अनंत लंबे सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, अनंत लंबे सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। चलिए मान लीजिए एक हमने अनंत लंबाई का तार लट कर लिया, इस पे आवेश है धनात्मक आवेश। अब अनंत लंबाई का है तो आगे डॉट 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 लगा दीजिए कि ऊपर नीचे इसकी लंबाई हमें नहीं, ठीक है। गॉस लॉ जब भी किसी भी आप बॉडी पे अगर कोई आवेश गिवन है, आवेश आपको दिया गया है, किसी बॉडी पे कोई आवेश अगर आपको दिया गया है, उस बॉडी की वजह से अगर आप वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेट करना पड़ेगा, ऐसा गॉसियन क्षेत्रफल या कह सकते हैं गॉसियन सतह लेट करनी पड़ेगी। गॉस ने कहा कि जब भी, जैसे मान लीजिए ये वायर है, जैसे ये तार है, इसकी वजह से आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आप एक ऐसी सतह, ऐसी 3D शेप बताइए, है ना, 3 डायमेंशनल सतह ऐसी बताइए जो इसको कवर कर ले, ठीक है। अब देखो, अब इसको स्फेयर कवर कर पाएगी नहीं, ठीक है, इसको शंकु कवर कर पाएगा, बराबरी सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना, तो कौन करेगा इसको, सिलेंडर करेगा, है ना, तो इस तरह से इसको कौन कवर करेगा, सिलेंडर कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेट करेंगे, इसकी वजह से गॉसियन सरफेस हमारा हो जाएगा एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो अब ध्यान से देखिए क्या क्या हमें क्या गिवन है। तो हमने लेट करिया अनंत लंबे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है, तो हमने कहा कि रैखिक आवेश घनत्व हमेशा ही आपको गिवन होगा, रैखिक आवेश घनत्व, आवेश नहीं गिवन होगा क्योंकि अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का है, तो उसके अंदर कितना चार्ज है नहीं पता होगा। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, अगर वहां पे पूछा जाए कितनी हवा है तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हवा का घनत्व कितना है, वायु का घनत्व कितना है वो आप बता देंगे। वायु का घनत्व का मतलब एक छोटे से वॉल्यूम में, एक छोटे से क्षेत्रफल में या छोटे से आयतन में कितना हवा है, कितनी वायु है, तो वो जो वायु होगी वो आप बता पाओगे, ना कि पूरे कमरे में, है ना, या पूरे घर में आपके कितनी हवा है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये बहुत लंबा तार है तो उस पर टोटल कितना चार्ज है ये बताना मुश्किल है, लेकिन अगर सिमेट्रिक है, तार एक जैसा बना है, तो उसके कुछ क्षेत्रफल में कितना आवेश है या कुछ दूरी पर कितना आवेश है वो हम बता सकते हैं। जैसे मान लो बहुत लंबा तार है, हमें उसका आवेश नहीं पता, लेकिन हमने कह दिया उसके 1 मीटर लेंथ पे आप बता दो, मान लो 10 कूलम आवेश है, 20 कूलम आवेश है, तो अगर 1 मीटर पे 10 कूलम है तो 10 मीटर पे कितना हो जाएगा, 100 कूलम, 100 मीटर पे कितना हो जाएगा, इस तरह से हम आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रैखिक आवेश घनत्व, और पीछे आपने पढ़ाया था, मैंने रैखिक आवेश आपको घनत्व पढ़ाया था, क्षेत्रफल का आवेश घनत्व पढ़ाया था, आयतन का आवेश घनत्व पढ़ाया था। तो रैखिक आवेश घनत्व कितना होता है, रैखिक आवेश घनत्व होता है जो भी चार्ज है अपॉन में उसकी क्या हो जाएगी, टोटल लंबाई। तो गॉसियन सरफेस की जो लंबाई है उसको हमने एल मान लिया, गॉसियन सरफेस की लंबाई हमने एल मान लिया, और ये तो बहुत लंबा तार है, लेकिन इतने सरफेस में, इतने एरिया में कितना चार्ज होगा, इतने लंबाई में कितना चार्ज होगा, क्यू के बराबर होगा। तो लैम्डा बराबर कितना हो गया, क्यू बाई एल। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया। अब जरा देखिए ध्यान से, है ना, अब इसी तरह से, है ना, तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा तार वाले ये हमें चीजें गिवन है, हमें ये क्या क्या गिवन है, हमें लैम्डा के टर्म में आंसर देना है, ना कि क्यू और एल। क्यू और एल तो हमने लेट किया क्योंकि एल लेंथ का हमने एक गॉसियन सरफेस लेट किया, तो हमने एज्यूम क्या किया है, मान लीजिए एल लंबाई का एक गॉसियन सतह, और वो कौन होगा आपका, बेलन, और वो कौन होगा आपका, बेलन होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन होगा, वो बेलन होगा। अब ये आपने ऐड कर लिया। अब क्या क्या देखना है इसकी वजह से, अब जैसे कोई वायर है, इस पे आपने क्या किया, धनात्मक आवेश दे दिया, धनात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश की वजह से पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दूर की तरफ होती है ना, धनात्मक से दूर होती है और ऋणात्मक की तरफ होती है। तो धनात्मक आवेश दिया, अब इसकी वजह से मैं इस पॉइंट पे पूछूं दूर, इस पॉइंट पे पूछूं दूर, हर पॉइंट पे कहाँ आएगा, दूर की तरफ। यहाँ पे हमने क्या किया, इस एंड पे, है ना, प्लेन सतह पे, और एक इसके वक्र वाले सतह पे, है ना, 3 एरिया हमने लेट किया, है ना, 3 एरिया लेट किया।
देखिए जैसे सिलेंडर है, अब जैसे अगर एक बेलन है, एक बेलन है ना, जैसे मान लीजिए कुछ भी ऐसा आप ले लीजिए बेलन जैसा। अब इसका ये वाला सतह देखिए, ये वाला सतह ऐसे प्लेन सतह है ना, समतल सतह है। समतल सतह का एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर। और ये जो कर्व सतह है ना, ये कर्व सतह है, ये कर्व देखिए, ये कर्व है, तो इसका एरिया किधर आएगा, इसका एरिया किधर आएगा, एरिया का जो सदिश है ये किधर आएगा, इधर आएगा, क्षेत्रफल का सदिश। ऐसे नीचे वाला समतल है तो उसका भी एरिया सदिश किधर आएगा, नीचे। तो जो भी जैसी सतह है ना उस पर आप एक लंबवत बना दीजिए तो वो उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। अभी कर्व वाले पे लंबवत बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, लाइक दिस। तो क्या कहने का मतलब है, ये मान लीजिए ये आपका 1 है, तो इसका एरिया हो गया, छोटा एरिया DS1, ठीक है। ये आपका हो गया DS2, ये आपका हो गया DS3। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो समतल सतह है उसकी वजह से कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, और जो आपका वक्र वाला सतह है उसकी वजह से कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। ये एरिया सदिश हो गया, ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। अब ध्यान समझ आ गया। अब अगली चीज क्या है, अब वैद्युत क्षेत्र, किसी भी धनात्मक आवेश, अगर किसी भी बॉडी पर अगर धनात्मक आवेश है तो उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, हमेशा दूर होगा। तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, यहाँ दूर की तरफ होगा। इस पॉइंट पे भी दूर की तरफ होगा, इस पॉइंट पे भी कितना होगा, दूर की तरफ। तो इनके बीच कितना यहाँ बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका E1, ठीक है, और ये हो गया आपका E2, और ये हो गया आपका E3, ठीक है। E1 E2 E3। अब ध्यान से देखिए, समान दूरी है, घनत्व बराबर है हर जगह, हर जगह क्या है, जो हर रेखा, जो रेखी आवेश घनत्व हो क्या है, बराबर। तो इसका मतलब यहाँ जितना चार्ज होगा उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा। अगर उसकी वजह से हम वैद्युत क्षेत्र निकालें समान दूरी पर, तो किसी आवेश की वजह से समान दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो दूरी पे, दूसरा आवेश पे। आवेश पहले ही समान है, दूरी समान है, तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू बराबर होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो E1 E2 E3 होगा, यहाँ पे जो E1 E2 E3 तीनों बराबर होगा, और तीनों को आप क्या लेट कर लेंगे, E के बराबर, ठीक है। अब चलिए अब आता है टोटल, है ना, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। तो किसकी किसी वजह से आएगा, पूरे सतह की वजह से अगर आप निकालेंगे, पूरे सतह की वजह से निकालेंगे तो किसकी वजह से आएगा, ऊपर वाले का मान लेते हैं φ1, बीच वाले का φ2, और तीसरे का कितना मान लिया हमने, φ3। सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, φ1 जरा देखिए, φ1 कितना आ जाएगा, है ना, क्या होता है, E1 डॉट DS1 प्लस E2 डॉट DS2, है ना, प्लस E3 डॉट DS3, ये कुल हो गया, ठीक है, ET डॉट। और ये सबका छोटी, है ना, D निकालेंगे। D क्यों निकालेंगे, क्योंकि छोटे छोटे सतह की वजह से हम निकाले, हम पूरे सतह की वजह से नहीं निकाले, है ना। क्योंकि जो समतल सतह है, जो ऊपर वाली भी समतल सतह है, उसका एक छोटा सा हमने पार्ट लिया, ना कि पूरा पार्ट लिया, ठीक है। तो ये हो गया, छोटे छोटे सतह की वजह से निकालें तो हो जाएगा। अब D आप लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे D नहीं लगाते हैं तो आप क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ये जरा देखिए, यहाँ से अगर पूरी बात नहीं करते तो क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। अब समझिए, बताता हूँ, कर दिया। देखिए वैद्युत क्षेत्र सतह की वजह से अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, φ1 φ2 और φ3। क्योंकि हम कुल निकालने तो सबके साथ क्या लगा देंगे, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहला E1 DS1, है ना, E डॉट DS क्या होता है आपको पता है, दो के बीच अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो क्या आता है, AB cos थीटा। इसी तरह से अगर E डॉट DS आएगा तो ये क्या हो जाएगा, E DS cos थीटा, ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी। अब जब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले दोनों के बीच कितना है, 90 डिग्री। अब आपको पता है जो cos 0 डिग्री होता है 1 होता है, cos 90 डिग्री कितना होता है, 0, है ना, ये सारी बातें आपको पता है। तो पहले सतह के बीच 90 डिग्री, अब 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0, तो ये पूरा आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। E3DS भी देखिए यहाँ पे भी कितने हैं,
90 डिग्री है ना, 90 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ भी थीटा बराबर 90 डिग्री है, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 0। यहाँ पे इन दोनों के बीच थीटा कितना होगा 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो मतलब इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र आएगा। तो पूरे सतह का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो सिर्फ कौन से वाले आएगा, वक्र सतह की वजह से आएगा, ना कि समतल सतह, क्योंकि समतल सतह पे क्षेत्रफल का सदिश और आपका वैद्युत क्षेत्र का सदिश दोनों के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री है, इसलिए उसकी वजह से कुछ नहीं आएगा। तो अगला क्या हो जाएगा अभी जरा देखिए, इसकी हेडिंग है, लिख देता हूं मैनुअल। अनंत लंबाई के आवेशित, अनंत लंबाई के आवेशित तार की वजह से वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अभी क्या है गाउस का अनुप्रयोग, गाउस का अनुप्रयोग, और ये पहला अनुप्रयोग है, गाउस का अनुप्रयोग है और ये पहला। ठीक है, अब इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। तो सतह की वजह से कितना हो जाएगा फ्लक्स, सतह की वजह से। दूसरा वाला आएगा कौन सा E2 DS2, और इनके बीच का एंगल कितना आ गया cos 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्लोज इंडिकेशन लगाएंगे क्योंकि हम बंद सतह की बात करते हैं हमेशा, है ना। वैद्युत फ्लक्स के लिए हमेशा किसकी बात करते हैं, बंद सतह की बात करते हैं। पीछे भी एक बार लगा लेते हैं, अगर हम यहाँ यूज करें तो हाँ, हमेशा बंद सतह की बात करते हैं। चलिए अब देखिए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा cos 0, तो ये हो गया E2 DS2। अब पीछे हमने बताया है, पीछे क्या बताया हमने कि जो E1 E2 E3 है वो किसके बराबर है, E के बराबर, तो उसको E रहने दीजिए, ये हो गया E, है ना, और ये क्या आ गया DS2। अब DS2 कौन सा वाला एरिया है जो आपने ये बनाया है ना, ये लेंथ L है और इसका रेडियस R मान लीजिए, और यहाँ पे आपने बनाया DS2, यहाँ पे आपने बनाया DS2 छोटा सा। तो छोटा सा वक्र सतह आपने DS2 बनाया, तो पूरा वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब बेलन के पूरे वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन के पूरे वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए, बेलन के पूरे वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होता है ना, बेलन के पूरे वक्र सतह का क्षेत्रफल, है ना, वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr, है ना, 2πr इंटू उसकी क्या होती है लंबाई, इंटू उसकी कितनी होती है लंबाई, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो पूरा एरिया कितना आ जाएगा E इंटू 2πr, ये हो गया पाई E पूरे सतह की वजह से। ठीक है, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको पता है गाउस नियम के अनुसार, गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस नियम के अनुसार किसी भी सतह से गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, किसी भी सतह से गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है Q अपॉन में उससे जितना चार्ज होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है बराबर, जितना भी उससे चार्ज परिबद्ध है उसका कितना होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी दोनों इक्वेशन अगर मिला देंगे, है ना, 1 और 2 से बाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों में सतह की वजह से निकाला हमने, है ना, दोनों में सतह की वजह से हमने निकाला। अब इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू कितनी है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, तो E इंटू 2πRL बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब जब देखिए हमें E चाहिए, तो E की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया 2π। अब आपको एक बात मैंने बताई कि हम चार्ज नहीं रख सकते क्योंकि अनंत लंबाई पे हमें चार्ज नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, है ना, तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर कितना है Q/L, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू कितना है Q/L, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q बराबर लैम्डा इंटू L, है ना, चूंकि लैम्डा बराबर होता है Q/L, तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू पहले पुट कर दीजिए, Q की जगह रख दीजिए लैम्डा L अपॉन में 2πRL एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल,
तो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन, लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ध्यान देखिए, तो ये क्या आ गया, लैम्डा आ गया रैखिक आवेश घनत्व 2 पाई, तो पता है आपको आर क्या है, आर क्या है आपका उस जो भी आपका आवेशित तार है ना, आवेशित तार है उससे कितनी दूरी पर आप निकालना चाहते हैं, है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो वो आर की वैल्यू हो गई, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ के अनुप्रयोग है ना, देखिए हमने, अगर यही हम बिना गॉस लॉ के करते, ये डेरिवेशन बिना गॉस लॉ के हम करते तो बहुत लेंदी होता, बहुत सारी इंटीग्रेशन करनी पड़ती, कैलकुलेशन करनी पड़ती, बहुत सारी चीजें, तो वो टफ हो जाता। तो गॉस के अनुप्रयोग से बहुत सारी चीजें, कैलकुलेशन वाली चीजें आसान हो गई, समझना आसान हो गया, है ना। तो किसी भी आवेशित बॉडी की वजह से अगर आप वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हो तो बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ समझ आई हो, एक बार चीजें देख लीजिए, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसका जो भी है, देखिए आपको हर में आपको कहा जाता है कि जो भी नोट्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो वहाँ से नोट डाउनलोड करिए, पढ़ाई करिए, ढंग से रिवीजन करिए, डाउट मार्क करिए। चैप्टर 1 कंप्लीट होने वाला है, एक क्लास और डे 9 में हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर 1 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अब उसके बाद चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद इसके थोड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चीज़ें, डाउट, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि थोड़े से पहले कोर्स की हम तरफ फोकस करें, लाइक चीज़ें, देखिए हमने बहुत लेट चीज़ें स्टार्ट करी है, तो मैं आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ घबराने की जरूरत नहीं है, कोर्स चीज़ें हम कंप्लीट कराएंगे, सब चीज़ 1 बाय 1 हम कराएंगे। बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसे अभी आपके हाफ ईयरली है ना, एग्जाम चल रहे होंगे, चीज़ें हैं, फिर प्री बोर्ड्स होंगे सबके, है ना, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे दिसंबर लास्ट तक चीज़ें कवर कर दें, है ना, ताकि आप बोर्ड में अच्छा कर पाएँ। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो, अगर देखिए आपने यहाँ पढ़ के क्वेश्चंस करने के साथ साथ अगर सारी चीज़ें अच्छे से कर ली तो बोर्ड में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ये चैप्टर खत्म करेंगे। आज डे 8 था भौतिक विज्ञान का, डे 9 में हम ये सारी चीज़ें खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, आप लोग पढ़ाई करिए।